नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और पढ़ाई में युद्ध की स्थिति में आप संघर्ष कर रहे हैं, सभी जानते हैं। हम ज्ञान अर्जित करने में प्रयास में लगे हुए हैं। और अभी इसी कड़ी में शीत युद्ध की अगली कड़ी में हम देखते हैं पार्ट 3 में शीत युद्ध की अगली अवस्था। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको पिछली 2 वीडियो में शीत युद्ध की परिभाषा, उत्पत्ति और उसकी 2 अवस्थाएं बता चुका हूं। मैंने पहली अवस्था बताई थी परंपरागत शीत युद्ध, जिसमें वैचारिक और सैनिक दोनों प्रकार के द्वंद्व पर हमने चर्चा की थी। हमने सीटो, सेंटो, नेटो जैसे अमेरिका के सैनिक संगठन और सोवियत संघ के वारसा सैनिक संगठन पर चर्चा की थी। साथ में हमने ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल प्लान जो अमेरिका द्वारा संचालित थे साम्यवाद के अवरोधन के लिए, उन पर चर्चा की थी। उसके बाद सोवियत संघ ने जो मोलोटोव प्लान चलाया, सीएमई संगठन चलाया या मास्को प्लान चलाया, उस पर भी हमने चर्चा की थी। और दूसरी अवस्था आई थी अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, जो स्टालिन की मृत्यु के बाद 55 से शुरू हुई खुश्चेव के नेतृत्व के साथ। तो उसमें हमने बताया था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य वार्ता प्रारंभ होती है। क्या होती है? वार्ता। और वार्ता प्रारंभ के साथ ही शीत युद्ध के तनाव में क्या आती है? कमी आती है। शीत युद्ध के तनाव में जैसे कमी आती है तो उसके साथ हमने सारी घटनाओं का भी अध्ययन किया था मेरे दोस्तों। तो घटनाओं का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने बताया था कि वास्तव में दोनों के मध्य वार्ता होती है, कैंप डेविड वार्ता। कैंप डेविड वार्ता के बाद होती है पेरिस वार्ता। पेरिस वार्ता विफल रही थी यूट्यूब कांड के कारण, और उसके बाद जन्म हुआ था क्यूबा संकट का। और क्यूबा संकट ने कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों के जो स्थिति थी तनाव में पूरी वृद्धि कर दी थी। और क्यूबा संकट के कारण ही दोनों महाशक्तियां समझ गई थी कि दोनों का अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक एक दूसरे का अस्तित्व सुरक्षित है। तो क्यूबा संकट पर हमने चर्चा की पिछली वीडियो में। ये क्यूबा संकट कब आया था? 62 में आया था। और इस समय क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों महाशक्तियों में इतना अधिक तनाव आ गया था कि परमाणु युद्ध की संभावना, शीत युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई थी। और इस क्यूबा संकट ने यह भी सिद्ध कर दिया कि दोनों महाशक्तियों का अस्तित्व तभी तक निर्भर है जब तक कि दूसरे का निर्भर है, यानी कि एक दूसरे पर ही अस्तित्व निर्भर है। अगर यूएसए का अस्तित्व नष्ट होता है तो यूएसएसआर का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। तो ये प्रतिरोध का संतुलन जो है इस समय स्पष्ट हो गया था। उसी के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य अनाक्रमण समझौता हुआ। और अनाक्रमण समझौते के साथ ही बेसिकली की शुरुआत हुई एक नई शीत युद्ध की अवस्था की, जिसे इतिहास में कहते हैं देतान, तनाव शिथिल्य। तो कहते हैं कि 62 से 71 तक देतांत चला, तनाव शिथिल्य चला। तनाव शिथिल्य का सीधा मतलब है कि शीत युद्ध के तनाव में और अधिक कमी। तो हम तीसरी अवस्था की आज चर्चा करते हैं, देतांत, तनाव शिथिल्य। ये काल चला था 62 से 71 तक। तो आज हम साथियों इस पर चर्चा करेंगे, ये देतांत तनाव क्यों शिथिल्य क्यों आया? क्योंकि क्यूबा संकट ने दोनों महाशक्तियों के मध्य प्रतिरोध का संतुलन को स्पष्ट कर दिया था। प्रतिरोध या अस्तित्ववादी संतुलन, अस्तित्व के संतुलन को, एग्जिस्टेंशियल जो संतुलन है, बैलेंस है, अस्तित्व संतुलन को स्पष्ट कर दिया था। इस संकट के बाद ही दोनों महाशक्तियों के मध्य अनाक्रमण समझौता हुआ। और देतांत की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? देतांत। देतांत को ही कहते हैं तनाव शिथिल्य। यानी कि शीत युद्ध के तनाव में कमी आई। तो साथियों ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वास्तव में
कहते भी हैं कि क्यूबा संकट ने कई चीजें सामने लाई। क्यूबा संकट का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक पड़ा। एक ओर तो इससे देतांत की शुरुआत हुई, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, तो दूसरी ओर नेम की शक्ति में वृद्धि हुई। अब आप कहेंगे नेम की शक्ति में कैसे सरवृद्धि हुई, तो मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूं दोस्तों। क्यूबा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये महाशक्तियां विचारधारा के नाम पर लड़ती नहीं है, ये मात्र विचारधारा के नाम पर लड़ने का नाटक मात्र करती हैं, विचारधारा के लिए कार्य नहीं करती। क्योंकि सोवियत संघ डायरेक्ट अमेरिका के साथ समझौता करके वहां से हट गया। उसके बाद क्यूबा को बहुत परेशान किया अमेरिका ने, तो नेम के राष्ट्रों, विकासशील राष्ट्रों के सामने साफ संदेश गया कि ये महाशक्तियां विचारधारा के लिए नहीं, अपने हितों के लिए लड़ती हैं। यानी कि मार्गेंतु का ये कथन, उन्हें ये समझ आ गया कि विचारधारा विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्यों को छुपाने का आवरण है। तो इसलिए साथियों ये बातें सारी स्पष्ट होनी चाहिए। और इस तनाव से थल्ले के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो भी आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहली घटना कौन सी है? पीटीबीटी। तो आते हैं साथियों, सबसे पहली घटना है पीटीबीटी। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसको एलटीबीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलटीबीटी। अब इसका हिंदी में नाम क्या है? आंशिक परमाणु परीक्षण विशेष संधि या दूसरा नाम एलटीबीटी का क्या हो जाएगा? सीमित परमाणु परीक्षण निषेध संधि। बेसिकली इसमें क्या प्रावधान था वो भी आपको ध्यान में मेरे दोस्तों रहना चाहिए। तो इसमें प्रावधान था कि जो कोई भी राष्ट्र की बेसिकली जो है समुद्र में और आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो इसमें क्या प्रावधान था कि कोई भी राष्ट्र आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? इसमें ये प्रावधान था, कोई भी राष्ट्र समुद्र व आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कुल मिला के इसके माध्यम से परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी। तो साथियों मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि वास्तव में इसमें परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई गई थी। किस पर रोक लगाई गई थी? परमाणु परीक्षण पर। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब साथियों हम आपको अगली बात भी बताने की कोशिश करते हैं जो भी आपको समझ आ जानी चाहिए। अगली बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए। तो साथियों क्या ध्यान में रखना है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि दो बातें रहती हैं। ये एक तो रहता है शस्त्र नियंत्रण, एक होता है निशस्त्रीकरण। शस्त्र नियंत्रण में केवल तकनीक पर नियंत्रण पर बल दिया जाता है, और जो निशस्त्रीकरण है उसमें साथ में हथियारों की समाप्ति भी होती है। हथियारों की समाप्ति भी होती है। तो आप ये सोचकर बताइए क्या बेसिकली पीटीबीटी में शस्त्र नियंत्रण है या निशस्त्रीकरण है? मैं आप लोगों से ही जवाब सुनना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि वास्तव में पीटीबीटी है क्या, कि ये शस्त्र नियंत्रण है या निशस्त्रीकरण है? तो वास्तव में देखा जाए मेरे दोस्तों ये शस्त्र नियंत्रण है, क्योंकि इसमें हथियारों की समाप्ति का प्रावधान कहीं भी नहीं है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें केवल किस पर ध्यान दिया गया है? तकनीक नियंत्रण पर। कि सिर्फ इतना क्या आ गया है, कोई भी राष्ट्र समुद्र में या आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। तो ये शस्त्र नियंत्रण से संबंधित है। तो आगे दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे कि ये संधि पर हस्ताक्षर कब हुए और ये प्रभावी कब हुई। इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो मैं पेन बदल कर आपको लिख देता हूं।
5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुए और प्रभावी कब हुई? 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। दस अगस्त 1963 को क्या हुई? प्रभावी। इसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसमें 126 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। समर्थन और हस्ताक्षर कितनों ने किए हैं? 126 देशों का समर्थन इसको मिला है। भारत भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रथम कुछ राष्ट्रों में से था। तो पहला जो निशस्त्रीकरण की दिशा में जो कदम उठाया गया उसे पीटीबीटी या एलटीबीटी नाम से जाना जाता है। और वास्तव में इस संधि में प्रावधान था कि कोई भी राष्ट्र समुद्री आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कि जल व आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं होगा। तो बेसिकली 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुए और 10 अक्टूबर 1963 को यह प्रभावी हुई। 126 देशों का इसको समर्थन मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आपको और मैं बता देता हूं, अगला दूसरा इस काल की प्रमुख घटना क्या थी? वो भी निशस्त्रीकरण की दिशा में दूसरा प्रयास था, जिसे जानते हैं एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो चलते हैं दोस्तों दूसरी संधि पर चर्चा करते हैं, एनपीटी पर। परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एनपीटी इसमें क्या प्रावधान है, पहले वो बताते हैं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी में कहा गया, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है वो परमाणु विहीन को परमाणु तकनीक प्रदान नहीं करेंगे, और परमाणु विहीन जो राष्ट्र हैं वो परमाणु तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है, इसको मैं वैसे समझाता हूँ कोचिंग और टीचर के माध्यम से। जैसे साथियों मैं आपसे कहूँ कि आपको जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो आप दूसरे को नहीं देंगे। जैसे पुराने शिक्षक कहते भी थे कि बेटा मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आपके पास जो मैटर है आप दूसरे को नहीं देंगे, और जिसके पास नहीं है वो प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। पुराने टीचर यही कहते थे। इसमें भी यही प्रावधान था कि वास्तव में जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो परमाणु विहीन राष्ट्र को परमाणु तकनीक नहीं देंगे, और जो परमाणु विहीन राष्ट्र हैं वो परमाणु तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसमें आते हैं, मैं लिख भी देता हूं इसमें क्या प्रावधान था। इसमें प्रावधान था परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु विहीन राष्ट्र को परमाणु तकनीक प्रदान नहीं करेंगे। और परमाणु विहीन राष्ट्र परमाणु तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसमें सिंपल सा है, जिनके पास है उन्हीं के पास तकनीक रहेगी और नया कोई भी उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये प्रावधान था, ये वास्तव में महाशक्तियों द्वारा रखा गया मसौदा था, जिसमें परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु तकनीक प्राप्त करने से रोका गया। तो भारत ने भी संधि का विरोध किया था। भारत ने कहा ये तो असमानता पर आधारित है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो तो अपनी परमाणु तकनीक को बनाए रखेंगे, और जो परमाणु विहीन राष्ट्र हैं वो परमाणु तकनीक प्राप्त ही नहीं करेंगे। तो ये कौन सा भाई नियम है? ये तो असमानता के नियम के विपरीत है, कहीं ना कहीं केंद्र परिधि मॉडल को शो करता है। तो वास्तव में ये संधि जो है केंद्र परिधि मॉडल
मॉडल के अनुरूप ही है, तो वास्तव में केंद्र परिधि मॉडल को शो करती है कि विकसित देश अपने प्रभाव को बनाए रखेंगे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने प्रभाव को बनाए रखेंगे। अब देखते हैं साथियों, ये संधि को कब यूएन महासभा में रखा गया, ये संधि कब लागू हुई और ये संधि को कब अनिश्चित काल के लागू किया गया और इस संधि पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं, अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों बस अपना धैर्य बनाए रखिए और इस क्वेश्चनों पर भी आप चर्चा कर लीजिए। एनपीटी संधि को यूएन महासभा में 1968 में रखा गया। पांच मार्च 1970 को, कितने मार्च, 5 मार्च 1970 को इसे 25 वर्ष के लिए लागू किया गया। अब दूसरा स्टेप सुन लीजिए मेरे दोस्तों, मैं पेन बदल करके समझा देता हूं, लेकिन अपना धैर्य और तथ्य याद रखना है। 5 मार्च 1970 को इसे 25 वर्ष के लिए लागू किया गया। कितने वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए। उन्नीस सौ 95 में इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया। तीनों बातें ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान में क्वेश्चन आया था, एक बार एमपी में भी आया था कि एनपीटी कब लागू की गई, तो 5 मार्च 1970 को है। कुछ बच्चे 1995 में लागू, 1995 में तो अनिश्चित काल के लिए लागू हुई थी। अब अनिश्चित काल के लिए कब लागू हुई है, तो ये 95 मार सकते हैं। तो सर जैसा क्वेश्चन हो श्रीमान वैसा ही करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आपको ध्यान रखना है, इस संधि पर वास्तव में 190 देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन उत्तरी कोरिया के निकलने के बाद अब 189 देश बचे हैं, यानी कि शुद्ध भाषा में बोलूं तो 11 कम 2200, ठीक है ना। तो क्या है, अब उत्तरी कोरिया के निकलने के बाद उत्तरी कोरिया संधि से बाहर हो गया है। वन 189 देशों का समर्थन प्राप्त है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। अब आप इतना ध्यान रखना है, अब आगे ध्यान रखना है, 4 देशों ने कि वास्तव में इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। कौन कौन से 4 देश हैं? भारत, पाक, इजराइल और दक्षिण सूडान। उत्तरी कोरिया ने दस्तखत किए, बाद में निकला, लेकिन 4 ने तो दस्तखत नहीं किए। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि बाहर कौन निकला? उत्तरी कोरिया, दस्तखत करने के बाद। और 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान। तो अब अगला ध्यान रखना है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि इन 4 देशों ने हस्ताक्षर ही नहीं किए। अब अगली चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगली चीज क्या बची है कि भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, कि भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इस पर भी मेरे दोस्तों मैं चर्चा करता हूं। तो इस पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं, क्या कारण रहे। चलिए, भारत ने निम्न कारणों से एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका? परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी का।
अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब मेरे दोस्तों ये तो आपको छोटी छोटी बातें तो पता रहनी चाहिए, हस्ताक्षर नहीं किए। अब कौन कौन से कारण हैं? पहला तो भारत इस संधि को असमानता पर आधारित मानता है। असमानता पर आधारित संधि है क्योंकि इसमें राष्ट्रों को दो भागों में बांटा गया है। परमाणु शक्ति संपन्न और गैर परमाणु शक्ति संपन्न। दूसरा, इसमें भारत ने कहा परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रावधान नहीं है। इसमें परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रावधान नहीं है। तीसरा, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोकती। चौथा, भारत को चीन से सुरक्षा प्रदान नहीं करती क्योंकि चीन उस समय परमाणु शक्ति प्राप्त कर चुका था, 65 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। भारत को चीन से सुरक्षा प्रदान नहीं करती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा पूरा एनपीटी कि एनपीटी में क्या प्रावधान था कि बेसिकली परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को परमाणु तकनीक नहीं देंगे और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये संधि आर्म्स कंट्रोल पर, शस्त्र नियंत्रण पर आधारित है, परमाणु निशस्त्रीकरण पर आधारित नहीं है क्योंकि इसमें परमाणु हथियारों को नष्ट करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए कहते हैं एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि एक शस्त्र नियंत्रण पर आधारित संधि है, ना कि निशस्त्रीकरण पर आधारित है। बार बार क्वेश्चन भी ये आता है, इसको समझने की आप कोशिश करना मेरे दोस्तों। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये संधि कब यूएन महासभा में रखी गई? 68 में, 5 मार्च 1970 को इस पर 25 वर्ष के लिए हस्ताक्षर हुए। 1995 में अनिश्चित काल के लिए लागू होगी। 189 देशों ने हस्ताक्षर और समर्थन प्राप्त है। उत्तरी कोरिया से निकल चुका है, जिसने हस्ताक्षर तो किए थे, समर्थन नहीं। लेकिन 4 देशों ने हस्ताक्षर ही नहीं किए। वो कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल और दक्षिणी सुडान है। और भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए ये मैंने आपको तर्क द्वारा बता भी दिया। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगली इस काल की घटना देखते हैं। देतान तनाव शिथिल्य की अगली घटना है एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। तीसरा इसका जो घटना है देतान की वह है एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। उन्नीस सौ अड़सठ का है। इसे ब्रेजनेव ने, इसे सोवियत संघ के नेता, यूएसएसआर के नेता ब्रेजनेव ने रखा था। जिसमें कहा था कि एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित कर दो। अमेरिका ने
इसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये घटना आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको समझ भी आ गया होगा, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो इस काल की अगली घटना है वो है मास्को बोन समझौता। तो चौथी घटना देखते हैं इस काल की, देतांत काल की, मास्को बोन समझौता। उन्नीस सौ 70 का है। इसमें क्या प्रावधान था ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। इस काल में जो प्रावधान था मास्को बोन समझौते का, ये प्रावधान किया गया कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के सीमा क्षेत्र में सैनिक कटौती की जाएगी। अब ये सैनिक कटौती क्यों की गई, इसका भी बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका बड़ा रीजन दो थे। एक तो सोवियत संघ और चीन में सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, तो सोवियत संघ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा। दूसरी ओर अमेरिका वियतनाम संकट में फंसा था, तो वहां उसकी हालत पतली होती जा रही थी, इसलिए वो हर जगह नहीं लड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जर्मनी में समझौता कर दिया कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के जो सीमा क्षेत्र है उसमें सैनिक कटौती की जाएगी। तो इसी को कहते हैं मास्को बोन समझौता। तो ये किसके बीच में हुआ, तो वास्तव में यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हुआ। इसके अंतर्गत पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के सीमा क्षेत्र में सैनिक कटौती पर सहमति बनी, जिससे इस क्षेत्र में क्या हुआ, तनाव में कमी आई। इस क्षेत्र में इससे तनाव में कमी आई। ये आपको ध्यान रखना। मैंने बताया था इसके कारण क्या थे मास्को बोन समझौते के। इस मास्को बोन समझौते के साथियों दो कारण थे। मैं आपको दो कारण भी बताना चाहूंगा, तो आपको वो भी क्लियर हो जाना चाहिए कि दो कारण क्या क्या थे, आपको पता लग जाएंगे। तो अगला कारण जो है, दो कारण थे। पहला तो क्या, सोवियत संघ चीन सीमा विवाद। ये सीमा विवाद जो है कहीं ना कहीं 66 में उत्पन्न हुआ था। यह सीमा विवाद कब हुआ था, 1966 में यह सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके कारण ही चीन ने यूएसएसआर से अलग होकर अमेरिकी गुट में शामिल होना, अमेरिकी गुट में शामिल हुआ। किसमें शामिल हुआ था, अमेरिकी गुट में शामिल हुआ था मेरे दोस्त। बाद में फिर अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था, वो आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो वास्तव में ये सीमा विवाद 66 में उत्पन्न हुआ था, इसी काल की घटना। अब इस सीमा विवाद का हल कब हुआ था, इस सीमा विवाद का हल हुआ था 1966 में, 96 में। 1996 में इसको लेकर दोनों ने प्रयास किए, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक संगठन भी उन्होंने बनाया कि समझौता करके कि वास्तव में दोनों सीमा विवाद को हल करेंगे। तो सीमा विवाद ये कब हल हुआ, 96 में। 1996 में यह सीमा विवाद हल हुआ।
इस सीमा विवाद के हल में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वास्तव में एससीओ की अनौपचारिक स्थापना 96 में हो गई थी। अनौपचारिक अनऑफिशियल स्थापना 96 में हो गई थी, लेकिन औपचारिक स्थापना भाई ऑफिशियल स्थापना जो आपको आंसर में लिखनी है वो कब की है वो भी आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ऑफिशियल स्थापना 15 जून 2001 की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 15 जून 2001 की। लेकिन वास्तव में एससीओ पहले 96 में अनौपचारिक रूप से बनाया गया था। इस एससीओ के अंतर्गत ही रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था रूस, और उससे अलग हुए राष्ट्र कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने अपने सीमा विवादों को हल किया था। तो वास्तव में इस एससीओ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बाद में एससीओ को एक स्थायी संगठन का रूप दे दिया 15 जून 2001 को। आज ये एक सुरक्षा संगठन है, यूरेशिया का सैनिक आर्थिक संगठन है, सैनिक आर्थिक राजनीतिक संगठन है जो पूरी विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जो विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि आज ये घटना विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन जो वास्तव में अनौपचारिक रूप से 96 में बन गया था, लेकिन औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 की है। तो अब इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं, 8 का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए, तो इसमें एससीओ में निम्न राष्ट्र सम्मिलित है। मैं पेन बदल के लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। इसमें पहला है रूस, फिर है चीन, फिर है कजाकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, फिर है तजाकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, फिर है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुके। तो ये ध्यान रखना कि रूस चीन का नाम आपको ध्यान रहेगा, भारत पाक का आप इसमें भूलेंगे तो इसमें ध्यान रखना कक्की तऊ। कक्की तऊ का मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और तय का तजाकिस्तान, ऊ का उज्बेकिस्तान। तो ये आपको छोटा सा ध्यान में रखना है तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो साथियों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो आसानी से समझ आएगा, तो सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये बात समझ आ गई कि इसमें 8 देश शामिल हैं। अब इसमें पर्यवेक्षक कौन कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। तो पर्यवेक्षक कौन कौन है इसमें वो भी थोड़ा मेरे दोस्तों ध्यान में रखना है। पर्यवेक्षक हैं बेलारूस, मंगोलिया। नाम सुना है बेलारूस का, रूस से ही अलग होकर बना है। मंगोलिया चीन के पास स्थित है, ठीक है ना। और उसके बाद ईरान है, अफगानिस्तान है। ईरान और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है पर्यवेक्षक के रूप में। पर्यवेक्षक जानते हैं ना, जो केवल अंतिम दिन बैठक में भाग लेता है, जमाई राजा जैसी स्थिति रहती है, जमाई की तरह। तो वो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपको ये समझ आ रहा है तो स्क्रीन में
मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप तनाव ना लें मेरे दोस्तों। स्क्रीन में जो दिखाई देता है वही सामने चल रहा है, उतनी ऊपर तक ही लिखते हैं, उतने नीचे तक ही लिखते हैं जहाँ तक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तब भी आपको दिखाई देगा। मेरा पूरा ध्यान रहता है, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता, तो आप तनाव ना लें, आप बस अपना काम करें। कभी कभी हो जाता है कि मैं पढ़ाने में मगन हो गया, तो बेटा फिर मगन तो मगन है, जब खो जाता है, अंदर तक चला जाता है, तो मिस्टेक हो सकती है कि भाई ऊपर ज्यादा लिख गया, लेकिन कोशिश करते हैं हम देख देख के ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा जो सारी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, तो आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरी घटना क्या है जिसने बेसिकली देतांत को जन्म दिया, या वास्तव में मॉस्को बोन समझौता हुआ, वो घटना क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो घटना थी बेसिकली अमेरिका का वियतनाम संकट में फंसना, अमेरिका के वियतनाम संकट में हारना, तो अमेरिका का वियतनाम संकट से दुखी होना, अमेरिका का वियतनाम में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना। तो आप फिर चर्चा हम करेंगे वियतनाम संकट की। तो साथियों, अगली क्लास में हम देखेंगे वियतनाम संकट, तो इस पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी मैं डिटेल में आपको समझाना पसंद करूंगा। तो वियतनाम संकट जो है वो उस पर चर्चा हमें करनी है कि वास्तव में मॉस्को बोन समझौता और वियतनाम संकट में क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सस्पेंस बना रहने दो और गाड़ी को चलने दो, तो इस पर हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले। जितने आप भी पढ़ के रखेगा वियतनाम संकट। तो इस क्लास में साथियों मैं आज इतना ही बोलूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आऊंगा, तो कुछ समय भी ज़्यादा लगेगा, तो मैं उसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वियतनाम संकट। तो कल आप तैयार होके आइएगा वियतनाम संकट के लिए। इस क्लास में मैं साथियों इतना ही पढ़ा पाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि साथियों अब इसमें